आते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरफ। नैनो स्केल फोटोवोल्टाइक्स में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। बेसिकली है क्या, हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स की। हम बेसिकली उन एटम्स से खेल रहे हैं, हम उन एटम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन उन एटम्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होना लाजमी है। आपके जो स्लाइड्स में जो स्ट्रक्चर विजिबल है ये टोटली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाला जो मूव ऑन हो रहा है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट हुई हुई है, सारे पार्ट्स सेम है। लेकिन हमारे पास ये एक अमॉर्फस स्ट्रक्चर है। अमॉर्फस का मतलब नॉन क्रिस्टलैनिटी होता है, इसमें कोई भी पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की। इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ सोलर सेल्स। Crystal structure is a description of the order arrangement of atoms, ions, and molecules in the crystalline material. हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एवेलुएट करने के लिए क्रिस्टलिनिटी का होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो करियर की लाइफ टाइम है वो इंक्रीज़ होने को देखने को मिलती है। हमारे पास कोई डिफेक्ट्स नहीं आते, हमारे पास जो भी इम्प्योरिटीज़ ऐड हो और जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड हुई भी हो वो एक्यूरेटली जाके उन एटम्स के साथ बॉन्ड बना देती हैं। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टलाइन लैटिस रिड्यूसेस डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज़ दैट कैन ट्रैप चार्ज कैरियर्स एंड डिक्रीज देयर लाइफ टाइम। As a result, crystalline silicon solar cell typically have longer career lifetime. इसके रिजल्ट में हमारे पास जो करियर लाइफ टाइम है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो प्रोडक्शन होती है देन मूवमेंट होती है, उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोलर सेल की एफिशिएंसी भी अच्छी है और सोलर सेल की लाइफ टाइम तकरीबन 25 से 26 ईयर्स तक जाती है। यूनिट सेल के हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है क्रिस्टल का, यूनिट सेल उस पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, एक यूनिट होता है। यानी कि अगर आपने पूरा एक घर तैयार किया है, उस घर में जो कमरे हैं वो एक यूनिट सेल्स हैं, वो डिवाइड हुए हुए। इसी तरह अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो इसका जो एक क्यूब पार्ट है वो एक यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स हैं जिनको हम एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कहते हैं। हर कॉर्नर पर एक एक एटम कंट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन किस तरह और कैसे हुई हुई है। इन क्रिस्टलोग्राफी अ यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ये एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल इधर आ गया, एक यूनिट सेल टॉप पे, देन राइट पे, देन बॉटम राइट पे, देन उसकी बैक साइड पे, बैक एंड फोर्थ। ये यूनिट सेल रिपीटिवली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और ये क्रिस्टलाइन होते हैं। अगर हमारे पास जो यूनिट सेल्स हैं मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी और के साथ इस तरह से शेयर नहीं हुआ होता, किसी और एटम के साथ शेयर नहीं हुआ होता। अब अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किसी के साथ शेयर हुआ होता है। इसकी एग्जांपल ये है बॉडी सेंटर्ड। ये एटम यानी कि ये शेड हुआ है, इस यूनिट सेल के अंदर शेयर हुआ है। इसी तरह अगर हम फेज सेंटर की बात करें तो ये इस यूनिट सेल के अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एटम्स शेड हुए हैं इस यूनिट सेल के अंदर, तो इसलिए हम इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल है, बॉडी सेंटर्ड और फेज सेंटर्ड। लेकिन प्रिमिटिव की बात करें तो इसमें सिंपल यूनिट सेल आता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें, हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की एक और एग्जांपल है। प्रिमिटिव में मैंने बताया कि ये नॉन शेयर्ड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है, ये एक नॉन शेयर्ड है। इसमें कोई और एटम शेयर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ यही वाला क्रिस्टल लैटिस अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड एटम इन्वॉल्व है जो कि इसके अंदर से शेयर्ड हो रहा है। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई होती है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये शेयर्ड एटम है और ये एक नॉन प्रिमिटिव की एग्जांपल है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एटम्स की कंट्रीब्यूशन कैसे हो रही है।
अगर आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और अगर आप दरमियान में बैठे हुए हैं, तो अगर आप कमरे के कॉर्नर्स पर देखें तो कॉर्नर पर एक स्फीयर को रख दें। स्फीयर को अगर आप कमरे के अंदर बैठ के देखेंगे तो वो डिवाइड हुआ होगा, यानी कि आपकी तरफ उसका चौथा हिस्सा आया हुआ होगा, एक हिस्सा बल्कि सॉरी एट्थ पार्ट आया हुआ होगा आपके पास, क्योंकि एक हिस्सा आपकी तरफ है, एक बैक साइड पर है, एक लेफ़्ट साइड पर, एक टॉप लेफ़्ट, एक बॉटम लेफ़्ट। इस तरह से इसकी एटम की डिवीजन हुई हुई होती है। अब हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल में इन एटम्स की डिवीजन कैसे हुई हुई है। हमारे पास जो यूनिट सेल है उसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बैक साइड वाला, और ये 8। ये 8 कॉर्नर्स 1/8 से मल्टीप्लाई होते हैं। वो 1/8 क्या है? एक चीज़ हाफ में डिवाइड हुई, यानी कि उसका 8वां हिस्सा बना हुआ है। एक एटम का 8वां हिस्सा आपको अंदर विजिबल है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8 × 1/8, तो हमारे पास 1 पॉइंट पर सेल कंट्रीब्यूशन हुई होती है एटम की। तो यानी कि हमारे पास इस यूनिट सेल में 1 पॉइंट पर सेल एटम की कंट्रीब्यूशन हुई है। बॉडी सेंटर की बात करें तो हमारे पास ये यूनिट सेल तो है ही, लेकिन इसमें एडिशनल एक सेंटर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं हमारे पास 8 एटम्स, और वो 1/8 से डिवाइड हुए हैं। 1/8 कंट्रीब्यूशन है उसकी, तो 1/8 × 8 1 आ जाएगा, और एक तो पूरा कंप्लीट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये एक सेंटर में आके 1 + 1 2 पॉइंट पर सेल हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर के लिए हमारे पास 2 पॉइंट पर सेल की कंट्रीब्यूशन होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फेस सेंटर में हमारे पास 6 फेसेस आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे हम देखें तो 8 है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। 8 × 1/8 ये 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 6 फेसेस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। लेकिन ये दरमियान से अगर इसके पार्ट्स कर लें या डिवाइड कर लें तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो 1/2 हर फेस का 1/2 हम ले लेंगे, तो 1/2 × 6 3 + 1 इसकी कंट्रीब्यूशन और इसकी कंट्रीब्यूशन 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स पर सेल कंट्रीब्यूशन होगी। यहाँ तक कोई इशू? नहीं, कोई इशू नहीं है, थैंक यू। ओके मैम, ओके। सो हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है या चैलेंजेस कह लें, वो है लैटिस मिसमैच। जब भी हम कोई सोलर सेल की फैब्रिकेशन करते हैं तो उसका ना जो सबस्ट्रेट है, हमें उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। देन हमने उसके ऊपर कोई लेयर डिपॉजिट करनी है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। अगर कोई स्ट्रक्चर मिसमैच हो, फॉर एग्जांपल आपके पास सिलिकॉन एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमने गैलियम आर्सेनाइड डिपॉजिट करना है, तो इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो उस केस में हमारे पास इस क्रिस्टलैनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, और कुछ एरर्स को एमिट करना पड़ता है, नेग्लिजिबल रखना पड़ता है, और इसको एरर्स को ठीक करना पड़ता है। और वो एरर्स क्या क्या हैं? This mismatch can occur when layers of different materials are deposited on top of each other, leading to strain and defects in the crystal structure. जब हम इस पर डिपॉजिट करते हैं तो इसमें से कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम डिसलोकेशंस, स्टैकिंग फॉल्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है एक ए डायग्राम में। ये हमारे पास ए डायग्राम है, इसमें हमारे पास प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अवेलेबल है, कंसीडर इज सिलिकॉन। अब हमारे पास बी डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ एरर्स आए हुए हैं। वो एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? अब कोई भी आपने मटेरियल डिपॉजिट किया, उसमें
जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो बॉन्डिंग है वो मिस हुई हुई है, यहाँ पर एक एटम मिस हुआ हुआ है। उस एटम को हम कहेंगे कि यहाँ पर उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कहेंगे कि इस जगह पर उसमें वैकेंसी आई हुई है। दिस इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर वर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन जब हम इसी चीज़ को इस ए में डिपॉजिट करेंगे तो ये प्रॉपर क्रिस्टलाइनिटी शो नहीं करेगा, ये एक वर्ड बना हुआ आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सब्सटीट्यूशनल पॉइंट डिफेक्ट। जब हम कोई गैलियम नाइट्राइड या कोई भी मटेरियल डिपॉजिट करने लगे तो कंसीडर करें कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं लाइक एयर बबल, लाइक ह्यूमिडिटी इफेक्ट। इन इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से एक सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि उन एटम्स के ऊपर ही आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर ही बन जाता है। तो ये एक और एरर है जो कि हमें देखना पड़ता है, यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हमें क्रिस्टलैनोग्राफी करनी पड़ती है और इन एरर्स को रिमूव करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, लेकिन एक और एडिशनल एटम आ गया, लाइक एडिशनल इम्प्योरिटी आ गई है, तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। अब इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में और इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में 1000 गुना फ़र्क है। अगर इसको मैं इस ए में डिपॉजिट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। सी डायग्राम में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 जो इसके लैटिसेस हैं वहाँ तक ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते जाते एक और लेयर बन गई है, एक डिसलोकेशन आ गई है क्रिस्टलाइनिटी में, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर पूरा अमॉर्फस बन गया, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो ये डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन ऑफ एटम्स और एक, या हम इसको लाइन डिफेक्ट कह लें, ये एक ऐसा एरर है जिसको हमने टैकल करना है ये ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ सोलर सेल। डी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो ऊपर एक ऐसी लेयर आ गई है, कंसीडर करें एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जो लेयर एयर से रिएक्ट करके किसी भी लेयर पर डिपॉजिट हो जाती है। यानी कंसीडर करें ये एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर है, ठीक है, जो एयर से रिएक्ट करके इस पे ग्रो हो गई है। तो ये एक्स्ट्रा लेयर है, तो उस लेयर की हमें थिकनेस नहीं पता, हम इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये डिपॉजिट हो गई है। अगर ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं इस पे डिपॉजिट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक अनक्रिस्टलिनिटी आ जाएगी, हमारे पास कोई भी क्रिस्टलिनिटी देखने को नहीं मिलेगी। This mismatch can occur when layers of different materials are deposited on top of each other। जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर ये लेयर्स को डिपॉजिट किया जाता है और उन लेयर्स को हमने देखना होता है कि वो प्रॉपरली क्रिस्टलाइन और अलाइंड है भी या नहीं। तो इस वजह से अगर वो क्रिस्टलाइन ना हो तो वो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड ही नहीं करता जिस तरह उससे करनी चाहिए थी, हमारे पास रिड्यूस एफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसी वजह से जो करियर की लाइफ टाइम वो भी डिक्रीज़ होती है। वहाँ पर जब हम सोलर सेल बनाएं तो सन लाइट को आगे पहुँचने में भी मुश्किल डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि फोटोन ने हमें अब्जॉर्ब कराना है फोटोन्स को, तो उसको पहुँचते हुए भी टाइम लगता है, उसकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, फोटोन रिफ्लेक्ट बैक हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनक्रिस्टलिनिटी इन द स्ट्रक्चर। अगर आप इस अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखें तो हमारे पास अमॉर्फस में के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ इस तरह होती है, यानी कि बार बार ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, यानी इरेगुलर मूवमेंट है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये एक रेगुलर मूवमेंट को फॉलो अप कर रहे हैं, जिससे हम एक्यूरेटली इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। इस रेगुलर मूवमेंट की वजह से इसके जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन है वो भी ज़्यादा होता है। इरेगुलर मूवमेंट की वजह से रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज कैरियर की एफिशिएंसी है या लाइफ टाइम है वो भी रिड्यूस होती रहती है। तो हमने हाई रिकम्बिनेशन करनी होती है, हाई रिकम्बिनेशन नहीं करनी होती बल्कि कम रिकम्बिनेशन रखनी होती है।
ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ट्रैप कर सकें और फोटॉन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकें। तो क्रिस्टलाइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें।